हेलो प्यारे बच्चों। चलिए एनसीईआरटी के संपूर्ण हल में आपका स्वागत है अगली क्लास में। और ये चल रही है बेटा घूर्णन गति। तो घूर्णन गति में हम सवाल नंबर 6 कर चुके हैं, अभ्यास 6। अब देखिए 7 में क्या कहना है, क्वेश्चन नंबर 7। तो इस पे बेटा इस पे ऐसा लिखा होता है 7वें चैप्टर का 7वां सवाल, मतलब 7वें चैप्टर का 7वां सवाल है। क्या कहते हैं, दो कण जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान m तथा चाल v है d दूरी पर है। दो कण d दूरी पर समांतर रेखाओं के अनुदिश विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं। ठीक है, दर्शाइए कि इस द्विकण निकाय का सदिश कोणीय संवेग समान रहता है चाहे हम जिस बिंदु के परितः कोणीय संवेग ले लें। तो यहाँ कहने का मतलब है कि समांतर दिशाओं में नहीं, समांतर रेखाओं के अनुदिश दो कण गति कर रहे हैं। और इनका कहना ये है, माइक सेट हो गया देखो बेटा माइक सेट होगा। हो गया ना, शाबाश। ओके, खैर बना लेते हैं सवाल है। तो दो समांतर रेखाओं में एक ही चाल से एक द्रव्यमान, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी d है, दो कण चल रहे हैं। तो सिंपली हम इसको ऐसे बना लें, मान लीजिए दो समांतर रेखाएं हैं हमारे पास। ठीक, अब कण विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं। ये कह रहे हैं जी कण विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं। ये कण मान लीजिए बेटा इधर को जा रहा है v से, और एक कण मान लीजिए इधर को आ रहा है। कहीं पे भी बना सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं कि मैंने यहाँ बना दिए। दोनों कणों के द्रव्यमान समान हैं ऐसे। ठीक, और इन समांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी है वो है d, ऐसे ये वाली चीज है। तो किसी भी बिंदु के परितः अगर कोणीय संवेग लें तो वही आएगा। क्यों? उसकी वजह यह है कि जो वेग का सदिश है वो एक खास दिशा में है, वो बदल नहीं रहा है, वेग बदल नहीं रहा है दोनों केस में। और रेखाओं के बीच की जो लंबवत दूरी है वो भी नहीं बदल रही है दोनों ही केस में। अब इसमें क्या करते हैं, मान लीजिए एक बिंदु ले लेते हैं, बिंदु P, कहीं पे भी बेटा, यहाँ 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 कहीं भी ले सकते हैं। अब बिंदु P के परितः, बिंदु P के परितः ऐसा लिख सकते हैं ना, कोणीय संवेग, निकाय का कोणीय संवेग। अच्छा, होता है क्या है, बिंदु P से अगर हम देखें इस दिशा में तो लंबवत दूरी बेटा ये लगती है, इसको मान लेते हैं हम x, ऐसे ये वाली लगती है, लंबवत दूरी लगती है ना कोणीय संवेग में। क्योंकि कोणीय संवेग में क्या करते हैं, कोणीय संवेग का फॉर्मूला होता है LmR क्रॉस v, ये होता है बेटा, ध्यान देंगे। तो इस फॉर्मूले में अगर वैल्यू देखें तो R और V के बीच में अगर मैं कोण 90 कर दूं तो लंबवत दूरी काम करती है यहाँ पे। तो यहाँ पे लंबवत दूरी क्या मान ली मैंने, देखो ये इस तरफ को जा रहा है, ये दिशा है, V की दिशा इस तरफ को है, और यहाँ बिंदु P से लंबवत दूरी कितनी हो गई, x। ऐसे ही अगर इस वाले की लंबवत दूरी देखो बेटा तो ये y हो गई, मान लो देखो ये भी तो यहाँ 90 डिग्री बनाएगा इधर को। तो P के परितः इसका जो कोणीय संवेग है, यूँ देखें इधर को, क्योंकि तो ये तो यूँ घूम के आ रहा है, तो कैसा हो गया, अंदर की तरफ। ठीक, और ये वाला भी ऐसे ही जा रहा है घूम के, क्योंकि दोनों का इस कण के परितः, ये देखो इधर को जा रहा है तो ये इधर को जा रहा है, तो कैसा आ जाएगा, वामावर्त, अंदर की तरफ। कोणीय संवेग क्या होता है, तल के लंबवत राशि है, R क्रॉस V। तो कितना हो गया, इसका कितना हो जाएगा, mvx, एक का हो गया बेटा, दूसरे का mvy हो गया। अब यहाँ से क्या करें, mv को कॉमन ले लें तो x प्लस वाई हो गया। x प्लस वाई क्या है, दोनों रेखाओं के बीच की दूरी है। तो क्या लिखते हैं, x और y को मान लें बदल भी दें, x और y को बदल भी दें, मान लीजिए यहाँ ना लें, ये बिंदु यहाँ ले लें, तो उसमें भी फिर वही कहानी होगी। अगर ये बिंदु इसके बीच में ना लें, यहाँ कहीं ले लें, यहाँ ले लें, तो जब निकालेंगे लंबवत दूरी, अभी तो दोनों जुड़ गए, देखो x और y दोनों जुड़ गए हैं। अब अगर ये बिंदु यहाँ ले लूँ मैं तो घट जाएंगे, है ना, क्यों,
क्योंकि जब इस कण का देखूंगा पूरा त्रिज्या बन जाएगी ना, तो फिर ये घट जाएगा। तो कुल मिला के जहाँ भी ये बिंदु ले लो, बिंदु पी की स्थिति कुछ भी रख लो, कोणीय संवेग यही रहेगा। तो क्या लिखेंगे? अचर। क्लियर? ठीक। तो कोई और बिंदु लेके देखना, जैसे मैंने यहाँ पी यहाँ ले लिया, तो इस पी को यहाँ ले लेना, यहाँ पे ले लेना पी को, फिर देखना घुमा के ऐसे अपने तरीके से, तो फिर भी ये डी आएगा जो करता हूँ। ओके, चलिए 7 नंबर डन। 8 नंबर करेंगे बेटा, 8 नंबर पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक बार 8 को चेक कर लो, क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 8, शाबाश। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना बेटा, बहुत बढ़िया सवाल है। मतलब ये स्टैटिकी एक स्टैटिक हुआ करती थी, हम जब पढ़ा करते थे 2000 से पहले, 1995 96 97 का ज़माना था, तो वहाँ गति विज्ञान और स्थिति विज्ञान 2 किताबें गणित में पढ़ाई जाती थी। तो गति विज्ञान में तो यही हुआ करता था तुम्हारा, जब तुम पढ़ रहे हो प्रक्षेप्य गति, एक समतल में गति। स्थिति विज्ञान में वस्तु की स्थिति नहीं बदलती थी, उस पर लगे हुए, यानी वस्तु गति में नहीं होती थी, उस पर लगे हुए बलों का अध्ययन किया जाता था। तो इस तरह का सवाल है ये। तो यहाँ क्या करते हैं, कुछ ऐसा मानेंगे बेटा, देखो कैसे करेंगे, ऐसे। तो ये कोण दे रखे हैं 36.9, 53.1, तो ये कोण क्लियर, इनके मान लगभग मान लें। यहाँ पर एक छड़ है बेटा, ऐसे, ये ऐसे, और यहाँ पर जो कोण है, ठीक है, ये जो कोण है, ये कोण है बेटा ऐसे, ऐसे बंधा हुआ है, ये कोण है ना, ये कोण है यहाँ से बनाया हुआ है 37 बना दूंगा मैं लगभग, मतलब 37 अंश बना दूंगा लगभग। ये लिखा है 36.9। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, यहाँ से बना दूंगा मैं इसको 53 अंश लगभग। तो ये 2 रस्सियाँ हैं बेटा, और ये दीवार है, ऐसे ऐसे। ये क्या है? ये दीवार है, दीवार पर रस्सियाँ बंधी हुई हैं, और इस सिरे से, यहाँ से यहाँ, इस सिरे से डी पे, यहाँ से ऐसे एक कोई भार है, इस पे लटकाया हुआ है W। अब देख लेना एक बार, विराम अवस्था में रखा गया है, डोरियों द्वारा ऊर्ध्वाधर से बने कोण इतने हैं, छड़ की लंबाई 2 मीटर है, छड़ के बाएं सिरे से इसके गुरुत्व केंद्र की दूरी D ज्ञात कीजिए। गुरुत्व केंद्र की दूरी, यानी भार जो है छड़ का कहाँ पर है। W भार की एक असमांग छड़ उपेक्षणीय भार वाली 2 डोरियों के अनुसार लटका कर, मतलब उसका मास बदल रहा है, क्योंकि बिल्कुल ऐसा ना, छड़ का मास तो भाई बीच में होना चाहिए, छड़ का द्रव्यमान केंद्र तो बिल्कुल बीच में होना चाहिए। तो कह रहे जी ऐसा नहीं है, असमांग है ये। असमांग मतलब गलत तरीके से कम ज़्यादा द्रव्यमान भरा है इसमें। तो कह रहे हैं एक सिरे से डी पर है भार, तो डी बता दीजिए आप, यानी कुल मिला के इसका द्रव्यमान केंद्र कहाँ पर है, इसका सारा भार कहाँ पर पड़ रहा है, ये बता दीजिए आप। कौन बता दिए। और छड़ की जो पूरी लंबाई है बेटा, ये पूरी 2 बता रखी, तो ये जो हो जाएगा ना, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस डी। देखो ये दूरी बन जाएगी ऐसे, क्योंकि पूरी लंबाई क्या है, पूरी लंबाई 2 है, 2 मीटर है, तो ये इतनी सी दूरी क्या बन जाएगी। अच्छा, तनाव कैसे हुआ करता है? तनाव ऐसे होता है बेटा, यूँ एक दूसरे की तरफ होता है तनाव। इसमें मान लेते हैं T1 और इसमें मान लेते हैं T2, ऐसे है ना। तो अगर दोनों सिरों को मैं मान लूँ, इस सिरे को मैं मान लेता हूँ, मान लीजिए सिरा A है और ये सिरा B है, ऐसे मान लूँ थोड़ी देर के लिए, तो B पर जो चित्र होगा वो कैसा होगा। अगर मैं मान लूँ B, यहाँ मैंने B माना, देखो बेटा B पे होगा इधर को T1, ये जो कोण है ना बेटा, ये कोण कितना होगा, ये होगा 37, क्योंकि टोटल 90 होता है ना, और ये 37 है, तो ये होगा 53, है ना। ऐसे बना लो, देखो ये वाला कोण, तो घटक बना लेते हैं। तो T1 के हिसाब से इसके घटक बनेंगे, देखो T1 cos 37, और ऊपर को बन जाएगा बेटा T1 sin 37, ऐसा बन जाएगा। अच्छा, दूसरा सिरा यहाँ पर है छड़ का, ये छड़ हो गई मान लो है, तो T2 वाला भी ऐसे ही बनेगा। देखो घटक बनाना आना चाहिए बेटा,
तो ये हो गया T2 cos 53 और ये T2 sin 53 है ना, ऐसे। और यहाँ कहीं बाहर लटका हुआ है और ये दूरी d है और ये 2 माइनस डी है बेटा, ये वाली है ना, ऐसे देखो ये पूरा, ये सिरा a है और ये सिरा b है, तो कुछ ऐसा चित्र हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें क्या करते हैं, पहले बल देख लेते हैं, ऊपर की तरफ कितने बल हैं, नीचे की तरफ कितने बल हैं। तो ऊपर वाले जो बल हैं, ये दोनों बल देखो ऊपर लग रहे हैं, ऊपर हैं T1 sin 37 प्लस T2 sin 53, और नीचे की तरफ कितना बल है, W, भार को क्या मान लें, W, तो W लिख देते हैं, भार बेटा ये ऐसे। अच्छा, ये बात भी सही हो रही है। अब ये तो ऊपर को हो गया। अच्छा, इधर को क्या चल रहा है, इधर को लगाओ बल क्या है, इधर को लगाओ बल क्या है, भाई चल तो नहीं ना, क्षण में कोई गति तो है नहीं, एक बल इधर को है एक बल इधर को है, ये वाले घटक है देखो, ये वाले है ना, तो ये भी मान लेते हैं। T2 cos 53 और T1 cos 37 ये आ जाएंगे बेटा। तो एक समीकरण ये वाली है, एक समीकरण ये वाली है। अच्छा, ये भी क्लियर हो गया, इससे कुछ वैल्यू मिल जाएगी हमें, शायद हो सकता है हमें दो समीकरण है T1 T2 के वैल्यू मिल जाए। अच्छा, एक और, अब होता है कि छड़ घूम भी नहीं रही, जड़ में कोई घूर्णन गति नहीं है, तो क्या करें, थोड़ी देर के लिए ए के परितय हम आघूर्ण लगा देते हैं, ए के परितय आघूर्ण है, तो ए के परितय आघूर्ण, ए के परितय आघूर्ण, मतलब ये आराम से करना बेटा ऐसे सवालों को, है ना। देख, ए के परितय आघूर्ण लगाना पड़ेगा इसमें, क्योंकि दूरी है डी है। अच्छा, जब बिंदु ए के परितय आघूर्ण लगेगा तो बिंदु ए पे जितने भी बल हैं उनका तो जीरो ही हो जाना है। बिंदु ए पे कितना बल है, T2। अच्छा देखो यहाँ पे ये जो बल है W, ये नीचे को है, और ये T का लंबवत घटक लगेगा बेटा, ये वाला ऊपर को, क्योंकि लंबवत घटक ही आघूर्ण में काम करता है, बल गुणा लंबवत दूरी। तो अगर मैं देखूँ यहाँ ए के परितय, तो ये वाला घटक है, ये बेटा ऐसे जा रहा है ऊपर को यूँ, है ना, जो घूम के आ रहा है, इसका आघूर्ण यूँ आएगा इधर को, क्योंकि ये तो इधर को है ना, देखो नीचे की तरफ, तो ये बल नीचे की तरफ है, ये बल ऊपर की तरफ है। तो जो आघूर्ण यूँ जा रहा है ऐसे, ऐसे घुमाएगा ना, तो घुमाने की कोशिश ये करेगा, मतलब W को छोड़ दूँ चलने के लिए, तो यूँ घुमाएगा ना ऐसे, तो ये तो हो गया वामावर्त, ये हो गया दक्षिणावर्त, है ना। तो वामावर्त को क्या लिख देते हैं, अंदर की तरफ गया माइनस में लिख देते हैं, और जो बाहर की तरफ आया प्लस में लिख देते हैं। तो क्या हो गया, T1 sin 37, ये इस वाले का, और ये कितनी दूरी पे बेटा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 मीटर है, ये प्लस हो गया। अच्छा, W वामावर्त घुमाएगा, देखो बल नीचे को है और ये D है, तो WD माइनस में हो गया, ये लो खत्म, एक समीकरण ये बन गया। अच्छा, D की वैल्यू चाहिए मुझे, हाँ, तो देखो WD बराबर 2T1 sin 37, तो D की वैल्यू आ गई बेटा 2T1 sin 37 बटे W, ये आ रही बेटा। ध्यान से देख बेटा, ये D का वैल्यू है, ऐसे। अच्छा, अब बात आई कि साहब T1 कैसे निकलेगा, तो समीकरण नंबर 1 और 2 को देख ले बेटा, समीकरण नंबर 1 और 2 से। ऐसे तो सवाल 2 ही लाइन में हो जाता है, लेकिन चूंकि समझाना है ना, तो उसमें फिर कहानी डिटेल में जाती है, सर कैसे लगाएं। जब आप खुद ऐसे सवालों को करेंगे तो आप फट से कर देंगे, इसमें 2 समीकरण बनाओ निकाल लो। चलिए, अब आया कोस 53 कोस 37 या साइन 53 साइन 37, तो ये त्रिभुज बेटा ऐसा होता है, देख यहाँ से ये एंगल मान लीजिए 53 है, तो ये 4 होता है, ये 3 होता है, ये 5 होता है, ऐसा होता है समकोण त्रिभुज में, ये कुछ ऐसा होता है। तो कोस 53 साइन 53 सब दिख जाएगा इसमें से तुझे, ठीक, 37 35 भी सारे दिख जाएंगे। अब 37 यहाँ से बनेगा, ये कौन 37 बनेगा, तो साइन को सब यहाँ से देख के लगा लेना है। चलिए अब देखते हैं, पहले समीकरण में लगा लेते हैं T1 साइन 37, T1 साइन 37 है ना, तो T1 साइन 37 की वैल्यू बता कितनी होती है, साइन 37 की वैल्यू होगी बेटा, साइन निकलेगा, साइन 37 के सामने वाली लंब होती है, ये कर्ण होता है, तो होगी 3/5, तो ये हो गया 3/5 प्लस साइन 53 की वैल्यू, साइन 53 की वैल्यू 4/5 होगी बेटा, तो 4T2/5 बराबर W,
ऐसी हो गई ये समीकरण। ये समीकरण बन गई बेटा पहले वाली। अच्छा, अब दूसरे वाले से देख ले, यहाँ बना ले दूसरे वाली को। T2 कॉस 53, अब कॉस 53 होगा 3/5। ये हो गया देख। अच्छा, T1 में T1 कॉस 37 होगा बेटा 4/5 ऐसा। तो देख T2 का वैल्यू आ गया यहाँ से 4T1/3। अब T2 का वैल्यू आ गया देख 3T1/5 प्लस 16T1/5 पहले से है, ये हो गया 5 × 3 बराबर W, ऐसा हो गया बेटा देख। अब देख 5 को कॉमन ले लूँ, इधर पहुँच जाएगा, और 3 × 9 16, 25, 25/3 हो जाएगा। तो यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, यहाँ से हल कर लेंगे ऐसे। तो कितना हो गया 25T1/3 बराबर 5W। तो T1 हो गया बेटा 15W/25। 5 से काट लो, कितना हो गया 3W/5। ये T1 आ गया। T1 यहाँ रख दो बेटा, देख D का वैल्यू यहीं से निकाल दूंगा मैं। D बराबर 2T1 है ना। तो T1 की वैल्यू कितनी आ गई 3W/5। नीचे एक W है। ओके, साइन 37 कितना हो रहा है, साइन 37 हो रहा है 3/5। W कट गया बेटा, तो कितना आ गया 3 × 3 होते 27 और 25। ये D आ गया। अब ये होगा कितना, हाँ शाबाश। नहीं, 3 × 9 दूनी 18, 18/25 होगी बेटा, है ना। 3 × 9 दूनी 18, 18/25 है ना। तो कटेगा तो है नहीं, ये वैल्यू आएगी, जो भी आएगी ये वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो समीकरणों को हल करके आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी करें तो जल्दी भी निकल जाता है, कोई सी बात नहीं है। वैल्यू कितनी आ रही है बेटा देख लेंगे एक बार। डी का वैल्यू कितना आ रहा है इधर से, क्वेश्चन नंबर 8 है ना ये। 72 सेंटीमीटर आ रहा है बेटा, 72 सेंटीमीटर, 72 सेंटीमीटर। अब ये मीटर में आया है, सेंटीमीटर बनाना चाहे तो बना लेंगे इसके। 25 × 175 72 बनेगा बेटा। तो पूरा लिख दें सेंटीमीटर में, तो 72 सेंटीमीटर आएगी वैल्यू, है ना। क्योंकि ये वैल्यू बेटा मीटर में है ना, ये ध्यान रखेंगे। ये तो मीटर वाली है ना 18/25। ओके, चलिए। तो इस तरह के सवाल जो स्थैतिक होते हैं, यानी जो स्टैटिक से जुड़े हुए होते हैं, उनमें जब दूरियां लगाई जाती हैं तो बल आघूर्ण में लगती हैं। पहले बलों को संतुलित कर लेते हैं दोनों दिशाओं में, लंबवत दिशाओं में करते हैं बेटा, और फिर आघूर्ण लगा लेते हैं कहीं एक। ऐसा एक सवाल और है, उसको भी करेंगे। शाबाश, चलिए इसे हटा देते हैं फिलहाल, आगे देखेंगे बेटा, अगला सवाल करेंगे। स्टैटिक्स पे जो क्वेश्चन है ना बेटा, स्टैटिक्स पे यानी बलों के संतुलन से जुड़ा हुआ सवाल, ये एक सवाल आता है, एक सवाल आता है नीट में और एक सवाल आता है जेईई मेन में। मतलब ऐसा नहीं है कि सिलेबस में हट गया स्टैटिक्स, पढ़ाई नहीं जा रही है। ये मान लो कि स्टैटिक्स जो है पढ़ाई नहीं जा रही है, लेकिन सवाल नहीं हटा है उसका सवाल आना ही आना है एक। और इसमें ये हो जाता है, अच्छी बात ये है कि सर जो एनसीईआरटी में है बस हम वही कर लें। तो मैं भी यही कहूँगा बेटा, कम से कम जो एनसीईआरटी में है वो कर लो। और इसमें 2 या 3 सवाल हैं, ज़्यादा हैं भी नहीं। चलिए अब देखते हैं 9, क्वेश्चन नंबर 9। हाँ, एक कार का भार 1800 किलोग्राम है। इसकी अगली और पिछली धुरियों के बीच 1.8 मीटर की दूरी है, जिसका गुरुत्व केंद्र अगली धुरी से 1.05 मीटर पीछे है। समतल धरती द्वारा इसके प्रत्येक अगले और पिछले पहियों पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। बड़ा सिंपल सी चीज़ है। कार में एक्चुअली क्या होता है बेटा, कार में होते हैं 4 पहिए, ऐसे ये बना लेते हैं कार को। देखो ये कार के मान लो 4 पहिए, और ये धुरी हो गई। धुरी में 1.8 है, तो यहाँ कार का भार है, ये है 1.05 पे। और यहाँ प्रतिक्रिया इस वाले पे, चारों पहियों पे बेटा ऐसे लग रही है। ये पड़ रही है N1/2, N1/2,
और पीछे वाले पहिए पे मान लो बेटा N2/2 और ये मान लो N2/2, ऐसा हो जाता है ना। ऐसे कार का मतलब ये कार की बॉडी है, नीचे वाली बॉडी है कार की ऐसे। और ये है धुरा, ये धुरा है ना, ये धुरी कह देते हैं इसको। और कुल जो लंबाई है वो 1.8 है। तो यानी ये जो लंबाई है ये, इसमें से घटा दे बेटा कितनी बचेगी, 0.75। ये आ जाएगी इतने मीटर में, और ये मीटर में इतना है। यहाँ भार लग रहा है टोटल, गुरुत्व केंद्र यहाँ पर है, यहीं पर W लिख लो बेटा ऐसे, है ना। 4 पहिए है ना, मतलब पिछले वाले हिस्से पे जितना भी भार पड़ेगा, मान लो N2 पड़ रहा है तो आधा आधा बढ़ जाएगा, और यहाँ मान लो N1 पड़ रहा है तो N1 आधा आधा दोनों पहियों बढ़ जाएगा। तो इस चित्र को बेटा ऐसे बना सकते हैं, देख मान ले यहाँ पड़ रहा है N1 और यहाँ पड़ रहा है N2, और ऐसे यहाँ पूरा भार पड़ रहा है, कार का पूरा भार है W, ये है 0.75 और ये है 1.05। कुछ इस तरीके से ये दूरियां हैं। बस कार का जो भार है वो 1800 किलो है, ठीक। तो अब निकल जाएगी सारी चीज़ें। देखो भाई 4 पहिए हैं, चारों पहिए हमने बना दिए, यानी जो N1 या N2 होंगे उनके आधे आधे पड़ेंगे एक पहिए पे। अब कार 2 पहियों वाली तो होती नहीं है होती होगी सर, अब तो 2 पहियों की कार भी बन सकती है, 2 पहियों वाली कार बना दो। 2 पहियों वाली तो बेटा बाइक होती है, खैर वो कोई मसला नहीं है, 4 पहिए मान के चल रहे हैं हम, ठीक है। जो भी भार पड़ेगा धुरी के दोनों सिरों पे आगे और पीछे से आधा आधा बांट देंगे तो 4 पहिए हो जाएंगे, 2 पहियों पे पीछे 2 पहियों पे आगे। खैर तो पहले बल संतुलन कर ले बेटा, ये है N2, तो N1 + N2 जरा ध्यान से देख, ये भार है टोटल 1800 किलोग्राम। तो 1800 किलोग्राम को बेटा 1800 G लिख ले ऐसे, क्योंकि भार होता है mg। भाई 1800 किलो है, उसमें कितना भार होगा, G है गुरुत्वीय त्वरण, उसका मान क्या है 9.8। अगर दे रखा हो तो 10 मान लेंगे, जो दिया है फिर वो लगा लेंगे। कई बार 10 भी दे देते हैं ना, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी दे देते हैं कई बार। तो ये तो बल जो है हाँ सीख करके लिख बेटा। ऊपर की तरफ बल कितना है N1 + N2 और है कितना 1800 G, इतना है। ओके, अब मान लीजिए हम एक का मान निकाल लें, हम किसी भी यहाँ अगली धुरी का ये बिंदु A मान लें, ये B मान लें, मतलब किसी भी एक के परितः, बिंदु A के परितः आघूर्ण लगा लें, तो क्या मिलना बेटा, बिंदु A के परितः आघूर्ण ऐसा लगा लें तो एक वैल्यू तो मिल जाती है ना। बिंदु A के परितः लगाएंगे तो A से होने वाले बल तो हम लगाएंगे नहीं, उसमें तो R होगा ही नहीं। तो क्या करें, देखो W का कैसा हो जाएगा, यूँ घुमाएगा ना W ऐसे, क्योंकि W तो नीचे को है ना, तो A के परितः यूँ घुमाएगा ऐसे वामावर्त, तो इसका हो जाएगा -W 1.05। अच्छा बेटा ये N2 यूँ घुमाएगा, यूँ A के परितः कैसे लगेगा, यूँ, तो बाहर को आ जाएगा, है ना। इसको प्लस मान लो, प्लस N2, और है कितना 2 मीटर पे है, नहीं 2 मीटर नहीं बेटा 1.1 मीटर, 1.8 मीटर, ये पूरा 1.8 मीटर पे धुरी की लंबाई। तो कुल आघूर्ण कितना हो गया 0, क्योंकि रोड घूम तो नहीं रहा, धुरा घूम थोड़ी रहा है, कुल बल आघूर्ण कितना 0 लगा देंगे हम, ठीक। तो यहाँ से N2 की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, तो N2 कितना आ गया, N2 आ गया 1.05, 1.8, और ये जो W है बेटा ये हो गया 1800 और G ऐसा हो गया, देखो। तो 1800 1.8 से कट गया तो 1000 हो गया बेटा, 1050 G हो गया बेटा ऐसे, N2 है ना, ये आ गया देखो N2 1050। अच्छा N1 कितना आएगा फिर, N1 आएगा 1800 G माइनस 1050 G, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 750 G हो गया बेटा ऐसा। तो N1 N2 दोनों आ गए। अब आधा आधा कर दो, पहियों पर भी तो है ना बेटा, पहियों पे कितना भार पड़ेगा, तो पहियों पे आगे वाले पहिए पे कितना पड़ेगा, पीछे वाले पहिए पे कितना पड़ेगा, है। तो यहाँ देखो, देखते हैं लिख के, है ना। तो आगे वाले पहिए पे कितना पड़ेगा, आगे वाले पहिए पर भार
आगे कितना है N1, N1 का वैल्यू 750, तो ये हो गया 750 जी बटे 2 न्यूटन। अच्छा पीछे वाले पहिए पे कितना पड़ेगा, पीछे वाले पहिए पे कितना पड़ रहा है, N2 पड़ रहा है ना, उसका आधा कर दें बेटा, 2 पहिए हैं ना, ये हो जाएगा N2 का वैल्यू कितना है 1050, 1050 जी बटे 2, ये न्यूटन हो गया। अच्छा वैल्यू आएगी कितनी, बस ये भी कितना भाई, 75, 3750, 3750, अगर जी को 10 मान लूँ, अगर जी को 10 मान लूँ बेटा कितना पड़ेगा ये 3750 है ना, 3750 न्यूटन। अच्छा अगर जी को 9.8 मान लूँ, थोड़ा और कम पड़ जाएगा, 3600 कुछ हो जाएगा। अच्छा और यहाँ कितना पड़ेगा, ये 1050 है बेटा, ये यहाँ कितना पड़ेगा, ये होगा 525 जी। अब गुणा करके कितना बनेगा, 5250 ही हो जाएगा, अगर जी को 10 मान लो, 5250 न्यूटन। ये दोनों वैल्यू कब हैं, जब जी को 10 मान लिया मैंने डायरेक्ट। ठीक, उत्तर माला में थोड़ा सा कम मिलेगा उत्तर, इससे उत्तर माला में क्या मिलेगा, थोड़ा सा कम मिलेगा, क्योंकि जी को कितना मानेंगे उत्तर माला में 9.8 मानेंगे बेटा जी को, तो थोड़ा सा कम आ जाएगा, वैल्यू यही है, इतना कर लें 10 मान कर, तो यही है बेटा, है ना, शाबाश, डन हो गया। अच्छा सवाल था, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, तो ये सवाल भी वैसा ही आ गया, बल आघूर्ण वाला ही था ये भी, है पूरा ईमानदारी से अगर चैप्टर पढ़ा है ना बेटा ये वाला, तो इसके सारे सवाल हो जाएंगे तुम्हारे, पूरा पढ़े। और अगर ये चैप्टर छोड़ दिया या छुड़वा दिया टीचर ने, तो फिर ये सर के ऊपर से गुजर जाता है। मैंने कहा ज़्यादातर इस चैप्टर को छोड़ने की परंपरा है, ज़्यादातर टीचर ही इसको छुड़वा देते हैं, छोटे मोटे फार्मूले बता देते हैं, जड़त्वागुण ये होता है साहब, समांतर अक्षों का परमेय तो साहब ये होता है, मतलब वही छोटे मोटे फार्मूले बताए और चलो भाई हो गया चैप्टर पूरा, है ना। तो इसलिए समय लगता है इसमें, थोड़ा सा लंबा है ये चैप्टर, बड़ा चैप्टर है, पूरी फिजिक्स घूम फिर के इसी में आ जाती है, पूरी मैकेनिक्स गति वगैरह सब इसी में लग जाती है, धीरे धीरे सारे फार्मूले सारे बल सब इसी में लग जाता है। आगे चलते हैं। अच्छा हाँ बेटा आगे 7-10 हम जा रहे हैं, 7-10 पे, तो 10 नंबर का सवाल ले रहे हैं, देखो क्या कहता है। 10 में 2 भाग हैं बेटा, एक 10A और एक 10B, है ना, तो यहाँ कर लेंगे, देखो 10B यहाँ कर लेंगे, ठीक है, ऐसा कर लेते हैं ऐसे। किसी गोले का इसके व्यास के परितः जड़त्वाघूर्ण इतना इतना है, किसी गोले का व्यास के परितः, ठीक है, mr²/5 ठीक हो जाएगा। जहाँ m गोले का द्रव्यमान एवं r इसकी त्रिज्या है, गोले पर खींची गई स्पर्शरेखा का परितः इसका जड़त्वाघूर्ण कितना है। तो गोले का नॉर्मल सा जड़त्वाघूर्ण है, व्यास के परितः केंद्र के परितः गोला घुमाया जा रहा है, तो गोले का केंद्र के परितः ही होता है। तो मान लीजिए ये गोला है ऐसे यहाँ, और यहाँ घुमा रहे हैं इसको ऐसे, है ना, यूँ घुमा दें, तो ये इसकी त्रिज्या होगी बेटा r, द्रव्यमान ये m, तो इसका जड़त्वाघूर्ण होगा, ई बिंदु O मान लो, आई ओ के परितः 2/5 mr², ये होता है गोले का। अब मान लो कोई एक्सिस यहाँ बना लें, ये ए बी बना लें, है ना, तो आई ए बी क्या होना चाहिए, कह रहा आई ओ तो होना ही चाहिए, और mx² होना चाहिए, दोनों अक्षों के बीच में दूरी x है, लंबवत दूरी s है। समांतर अक्षों का परिमेय, मतलब केंद्र से होकर, द्रव्यमान केंद्र से होकर जो जड़त्वाघूर्ण होता है उसमें mx² जोड़ देते हैं। x क्या है, जो केंद्र वाला अक्ष है और जो नया अक्ष है उनके बीच की दूरी, है ना। तो ये कितना आ गया, ये हो गया 2/5 mr², और बेटा ये भी mr² हो जाएगा, देख, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी क्या है भाई, ये तो स्पर्श रेखा और ये केंद्र वाला है, तो बीच की दूरी तो r ही होगी ना, तो x का मान तो बेटा r ही हो जाएगा ना, देखो ऐसे, तो कितना हो गया 7/5 mr², बस उत्तर आ गया, शाबाश, समांतर अक्षों का परिमेय लगा लिया।
10b में m द्रव्यमान r त्रिज्या वाली किसी डिस्क का इसके व्यास के प्रति जड़त्वागुण इतना है। डिस्क के लंबवत इसकी कोर से गुजरने वाली अक्ष के प्रति जड़त्वागुण क्या है ना। तो डिस्क का अपना जो होता है ना बेटा, ऐसे ये वाला, ये जड़त्वागुण जो है, मतलब ये मान ले ओ डैश, ऐसे कोई डिस्क घूम रही है मान लो, है ना, ये वाली डिस्क मान लो ऐसे घूमे, है ना, यहाँ से यूँ, तो कितना होता है इसका होता है m, और ये r मान लें m r स्क्वायर बाई 2, ये होता है आई ओ डैश, मतलब नॉर्मल जो जड़त्वागुण होता है, सामान्य द्रव्यमान केंद्र से जाने वाला। अब कह रहे हैं एक एक्सिस यहाँ बना दिया आपने, ये बना दिया a और ये b, है ना, तो आई ए बी क्या हो जाना चाहिए बेटा, आई ए बी, है ना, तो ये आई ओ तो होना ही है। अब दोनों अक्षों में कितना दूरी बनेगी बेटा, ये वाली, ये x मानते हैं ना अपन, तो कितना हो जाएगा x हो जाएगा यहाँ पे भी r के बराबर, ठीक, कोर है ये देखो यहाँ कोर, और घूम वैसे ही रही है, अक्ष जो है डिस्क के तल के लंबवत है, मतलब घूमना वैसे ही है। यहाँ किसका दिया इसको, बस ओ डैश को ए बी पे ले आए, तो क्या करें एम एक्स स्क्वायर, अच्छा x की वैल्यू कितनी बना रहे हैं, r के बराबर, तो एम आर स्क्वायर, तो कितना हो गया 3mr स्क्वायर बाई 2, ले बेटा ये भी आंसर हो गया। समांतर अक्षों का प्रमेय लगाना समझ रहे बेटा, शाबाश, मतलब जितना अक्ष किसका दिया बस वो लगाना है, द्रव्यमान गुणा जो भी द्रव्यमान है उसको गुणा करते हैं उस दूरी से, वर्ग लगा के इस फॉर्मूले में डालना है। अक्ष जितना सरका दिया ना बस वही एम एक्स स्क्वायर है, एक्स कितना सरका दिया वो है एम द्रव्यमान होता है। चलिए जड़त्वागुण निकालना अपने आप में एक कठिन प्रक्रिया है बेटा, जड़त्वागुण निकालना अपने आप में सरल प्रक्रिया नहीं है, कठिन है, तो थोड़ा सा ध्यान से करें, जड़त्वागुण निकालना जरूर सीख लें, क्योंकि जो डिस्क है, सिलेंडर है, या छोटी मोटी चीज़ें हैं, गोले हैं, इन्हीं का आता है, यही है सिलेबस में आपके, और इसमें यही होना चाहिए, समांतर अक्षों का प्रमेय लग गया या कहीं लंबवत अक्षों का प्रमेय लग गया, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। चैप्टर को ठीक से पढ़ लिया तो फिर आसानी से ये काम हो जाता है। अच्छा अब आएगा बेटा 11 नंबर का सवाल, शाबाश। शाबाश 11 नंबर पे चलते हैं। समान द्रव्यमान और त्रिज्या के एक खोखले बेलन और एक ठोस गोले पर समान परिमाण के बल आघूर्ण लगाए गए हैं। समान द्रव्यमान और त्रिज्या के हैं बेटा, ध्यान रखना, खोखला बेलन है और ठोस गोला है, दोनों पर समान परिमाण के बल आघूर्ण लगाए गए हैं, यानी बल आघूर्ण भी समान ही लगाए गए हैं। बेलन अपनी सामान्य सममित अक्ष के प्रति घूम सकता है और गोला अपने केंद्र के प्रति घूम सकता है। एक दिए गए समय के बाद दोनों में कौन अधिक कोणीय चाल प्राप्त करेगा। बल आघूर्ण क्या करता है बेटा, बल आघूर्ण क्या करता है, मतलब कोई बल आघूर्ण है, ये करता है I1 अल्फा 1, ये मान लिया गोला, और यही बल आघूर्ण लगाया बेलन पे I2 अल्फा 2, ये मान लिया बेलन, ऐसे। खोखले बेलन का जड़त्व आघूर्ण मतलब आई बेलन कितना होता है बेटा, खोखले वाले का mr स्क्वायर, और आई गोला ठोस गोला कितना होता है 2/5 mr स्क्वायर, है ना, ये कहानी है। तो गोले के लिए हमने क्या कोणीय त्वरण माना है, अल्फा 1, क्योंकि ये होता है फॉर्मूला। बल आघूर्ण क्या होता है बेटा, जड़त्वाघूर्ण गुणा कोणीय त्वरण है। अच्छा, और बेलन के लिए कितना माना है अल्फा 2, तो अगर मैं अल्फा 1 निकालूं तो कितना हो गया τ/I1, अल्फा 2 τ/I2, तो ये कितना हो गया τI1 कितना है, I किसका बेटा, गोले का, गोले का कितना है, ये रहा देख 2/5 mr स्क्वायर τ, और बेलन का कितना है mr स्क्वायर, ये आ गया देख। इसको थोड़ा और आगे बढ़ा लूँ, ये बन जाएगा 5 τ/2 mr स्क्वायर, ये बन जाएगा बेटा
बटे mr²। अच्छा, α1 बराबर, α1 बराबर कितना आ गया बेटा, देखो टो है ना ये, α2 तो ये है, तो यहाँ α2 लिख दूँ तो 5/2 α2, ये देख रिलेशन आ गया। मतलब कोणीय त्वरण गोले का 2.5 गुना है। देखिए यहाँ α1 α2 यहाँ से निकाल लिया मैंने रख कर। तो जिसका कोणीय त्वरण ज़्यादा है वह ज़्यादा कोणीय चाल प्राप्त करेगा। ठीक, तो गोले का कोणीय त्वरण बेलन से अधिक है, बेलन से अधिक है। अतः दिए गए समय में इसकी कोणीय चाल अधिक होगी, है ना बेटा। क्या फार्मूला है कोणीय चाल का, ऐसे बना सकते थे, कोणीय चाल होती है ओमेगा ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ये फार्मूला होता है। ओमेगा नॉट क्या, मान लो विराम अवस्था है, तो देख कोई टी लगा दिया, किसका अल्फा ज़्यादा है, गोले का, तो ओमेगा किसका ज़्यादा होगा, गोले का, है ना। किससे तुलना कर दी, कोणीय त्वरण से। शाबाश, कोणीय त्वरण कहाँ से प्राप्त कर लिया, बल आघूर्ण के फॉर्मूले से। बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, जड़त्व आघूर्ण गुणा कोणीय त्वरण, जड़त्व आघूर्ण गुणा कोणीय त्वरण। तो जड़त्व आघूर्ण तो फिर पता होना चाहिए सर हमको, 4-5 जड़त्व आघूर्ण बेटा पता होना चाहिए, बेलन, गोला, खाली गोला, भरा गोला, ठोस बेलन, खाली बेलन, चकती, चक्रिका, डिस्क, रिंग, रोड, छड़ जो होती है ना, कुछ 4-5 पता होने चाहिए। शाबाश, चलिए ये तो हो गया, आगे देखेंगे। शाबाश, 11 नंबर डन हो गया बेटा। ओके, चलो 12 की तरफ चलना, फिर 12 को पढ़ लो एक बार, 12 को पढ़ लो। किताब में लिखे हुए हल देख लेने से और वीडियो लेक्चर में हल को देख लेने से बहुत फ़र्क होता है बेटा। अगर टीचर करके दिखा रहे हैं ना तो बहुत फ़र्क है उसमें, और ये तो हल देख लिया मान लीजिए हमने एनसीईआरटी का, तो अगर किसी सवाल का देखना हो, मान लीजिए कोई सवाल देखना हो आपको, कोई सवाल मान लो फंस गया आपका, पूरा चैप्टर आपको अच्छे से पता है, तो दैट विल बी अ डाउट, वो तो डाउट है एक, तो उसके लिए तो आप हल देख लो इंटरनेट पे। लेकिन जब आपको पढ़ना है पूरा चैप्टर, आपको समझना है कैसे कैसे सवाल हो रहे हैं, तो फिर वीडियो में देखना पड़ेगा, फिर टीचर करके दिखाएगा तो वो ज़्यादा बेटर होता है। तो खैर, जब हम पढ़ रहे हैं तब तो हमें पूरा वीडियो लेक्चर से हल देखना चाहिए। अपने आप करें फिर देखें, पहले अपने आप ट्राई कर लें, फिर एक बार देख के मिला लें, सर ने ऐसे किया था, हमने ऐसे किया था, कोई इशू नहीं आता बेटा। तो 12 नंबर है ना, चलिए अब देखते हैं 12 नंबर का सवाल क्या कहा। 12 नंबर में 20 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई ठोस सिलेंडर अपने अक्ष के परितः 100 रेडियन प्रति सेकंड की कोणीय चाल से घूर्णन कर रहा है। सिलेंडर की त्रिज्या 1/4 मीटर है, 0.25 मीटर है, मतलब 1/4 मीटर है। सिलेंडर के घूर्णन से संबद्ध गतिज ऊर्जा क्या है, सिलेंडर का अपने अक्ष के परितः कोणीय संवेग क्या है। तो 2 बातें पूछिए बेटा, घूर्णन है ना, एक पूछिए घूर्णन गतिज ऊर्जा, क्या फार्मूला होता है इसका, इसका होता है 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। एक पूछा है बेटा कोणीय संवेग, कोणीय संवेग इसका फार्मूला क्या होता है I ओमेगा। 2 बातें पूछिए बेटा। अच्छा, ठोस सिलेंडर, ठोस सिलेंडर, ठोस बेलन मान ले बेटा, सिलेंडर बेलन है ना, इसका I कितना होता है mr²/2 ऐसा होता है। अच्छा, सवाल में ओमेगा कितना दिया है 100 रेडियन पर सेकंड, ये ओमेगा दे रखा बेटा। द्रव्यमान कितना है, m है 20 किलोग्राम, ये भी है। अच्छा, r कितना दिया है 1/4 मीटर, सारी चीज़ें ठीक हैं,
दोनों चीज़ें निकल जाएंगी। अब मान लीजिए मैं पहले ऊर्जा निकालता हूँ, मैं निकालता हूँ घूर्णन गतिज ऊर्जा 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा mr²/2 और ये हो जाएगा बेटा 100 का वर्ग। 1/4 हो गया, 1/2 है ना, m कितना है 20 किलो, तो ये 20 हो गया, ये 2 हट गया, r कितना है 1/4 का वर्ग हो गया और ये हो गया 100 का वर्ग, है ना। तो 1/4 20/16 और ये 100 का वर्ग। हाँ, तो ये वैल्यू कितनी आएगी बेटा, mr² है ना 20 किलोग्राम, ठीक है। तो ये आएगी कितनी वैल्यू, तो बड़ा अजीब हो गया, ये 5 हो गया बेटा ऐसा, तो ये हो गया 50,000/16 जूल आ गया बेटा, ये 50,000/16। तो ये क्या क्या बनेगा, ये 50,000, 16 3 48 है, तो 3 1 2 5 ऐसा बनना चाहिए ना बेटा, जूल आ गया, देखिए रहा। अच्छा, अब देखते हैं कोणीय संवेग, यानी कोणीय संवेग कॉइल लिख दिया आई ओमेगा, तो आई हो गया एम, आई कितना बन रहा है बेटा, ये आई तो बन रहा है mr² 20/10/16 है ना, हाँ बेटे 2 भी तो है, 10/16 जो डायरेक्ट लिख दिया मैंने, और ये हो गया 100, तो ये हो गया 1000/16, ये कितनी होगी 62 दशमलव कुछ बनेगा ना बेटा, ये बनेगी 62.5। अच्छा, आई ओमेगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, ये बेटा इसका मात्रक भी तो हो जाए ना, किलोग्राम हो गया मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम मीटर स्क्वायर हो गया आई, और ये पर सेकंड हो गया रेडियन में, है ना, यूनिट मात्रक लिखना। तो खैर वैल्यू रखने पर है, मतलब कोणीय संवेग में यहाँ लिख दो बेटा, ऊर्जा में यहाँ लिख दो, ठीक है, दोनों का मान निकाल दो तुम वैल्यू डाल के। चलिए चलिए शाबाश, आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 डन हो गया, शाबाश। चलिए आगे देख लेते हैं एक बार। समय, क्लास का समय देख के चलेंगे बेटा, 1 घंटे से ज़्यादा बड़ी क्लास ना करें। शाबाश, 13 नंबर, क्वेश्चन नंबर 13। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, कोई बच्चा किसी घूर्णी मंच, घूमने वाला जो मंच होता है बेटा, पर अपने दोनों भुजाओं को बाहर की ओर फैलाकर खड़ा है। घूर्णिका का जो कोणीय चाल है वो है 40 रेवोल्यूशन पर मिनट, 40 चक्कर 1 मिनट में, 40 रेवोल्यूशन पर मिनट। यदि बच्चा अपने हाथों को वापस सिकोड़ कर अपना जड़त्वागुण आरंभिक जड़त्वागुण का 2/5 गुना कर लेता है, तो इस स्थिति में उसकी कोणीय चाल क्या होगी। यह मानिए कि घूर्णिका की घूर्णन गति घर्षण रहित है। तो इसका मतलब होगा कि कोणीय संवेग संरक्षित है ना, ये तो मानेंगे ना बेटा, क्योंकि बाहर से कोई बल नहीं लगा। तो I1 ω1 और I2 ω2। तो पहले बच्चे का जड़त्वागुण कितना है I1, ओके, पहले किससे घूम रही थी ये 40 से, अब कितना हो गया 2/5 I1, जड़त्वागुण कितना हो गया, कम हो गया। देखो पहले बच्चा ऐसे घूम रहा था, अब क्या हुआ, हाथ यूँ कर लिए तो घट गया कितना हो गया देखो फाइनल, तो ये हो गया ω2। तो ये देखो I1 से I1 कट गया, तो कितना आ गया 200/2 ω2, ω2 ऐसे। तो ω2 कितना आ गया बेटा 100 रेवोल्यूशन पर मिनट, चक्कर प्रति मिनट में ही आएगा, क्योंकि ये जो ओमेगा हम लगा रहे हैं ना बेटा, ये है चक्कर प्रति मिनट, तो दूसरे वाला किस में आएगा, चक्कर प्रति मिनट में ही आएगा, क्योंकि फॉर्मूला तुलना पर है। मान लो यहाँ रेडियन प्रति सेकंड में होता कोणीय चाल, तो यहाँ वाला भी रेडियन में ही आता, तो ये किस में है, रेवोल्यूशन पर मिनट में है, चक्कर प्रति मिनट है। तो ये भी 100 किस में आएगा, नया वाला ω2 किस में आएगा, रेवोल्यूशन पर मिनट में आएगा। अब क्या कह रहा है,
यह दर्शाइए कि बच्चे की घूर्णन की नई गतिज ऊर्जा इसकी आरंभिक ऊर्जा से अधिक है। तो मतलब देखिए ये भी बात सही हो गई। कितना है गतिज ऊर्जा बेटा? गतिज ऊर्जा है 1/2। पहले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओमेगा बढ़ गया बेटा। पहले अब कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया? 2/5I1 और ये हो गया 100। ये हो गई नए वाली यानी K2। अच्छा K1 क्या था बेटा? पुराने वाली क्या थी? जब बच्चा यूँ था हाथ फैला रखे थे तब कितनी थी? तो ये थी 1/2I1 और 40 का स्क्वायर। ये थी ना बेटा पहले। तो कौन सी अधिक है? तो हम देख रहे हैं कि K2 बड़ा है K1 से, क्योंकि यहाँ देखो 40 का स्क्वायर है, यहाँ 100 का स्क्वायर है। यहाँ पे वैल्यू घटी है, जड़त्वाघूर्ण तो कम हुआ है लेकिन यहाँ बढ़ गया, ज़्यादा बढ़ गया यहाँ पर। तो कुल मिला के गतिज ऊर्जा बढ़ गई। इसका मतलब ये कार्य कहाँ से हुआ? ऊर्जा कहाँ से प्राप्त हुई? आंतरिक ऊर्जा से। आंतरिक ऊर्जा से। आंतरिक ऊर्जा कहाँ से आ गई बेटा? बच्चे ने। बच्चे की आंतरिक ऊर्जा घूर्णन गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हुई। परिवर्तित हो गई। मतलब बच्चे को बल लगाना पड़ेगा। बच्चे को जैसे ही वो हाथों को खींचेगा तो जोर लगाना पड़ेगा। बच्चे को आसानी से नहीं होने वाला। बच्चे को काम करना पड़ेगा। कोई चीज़ यूँ घूम रही है, हम ले ऐसे घूम रहे हैं हम, और घर्षण नीचे है नहीं पैरों में, तो हम हाथ सिकोड़ना चाहते हैं तो जोर लगाना पड़ेगा, अपने आप नहीं होने का। तो कार्य करना पड़ेगा। गतिज ऊर्जा बढ़ी तो कार्य करना पड़ेगा। ये कार्य बच्चे ने किया जिसके फलस्वरूप ये घूर्णन गतिज ऊर्जा बढ़ी है। तो बच्चे को इसके लिए कार्य जो किया है वो अपने आप में से किया है, अपने शरीर से किया है, अपनी मांसपेशियों से किया है, अपने हाथों से किया है, अपने शरीर से किया है, ये मान लो। चलिए 13 नंबर हो गया बेटा, शाबाश, आगे बढ़ो। आगे बढ़ते हैं, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 14। 3 किलोग्राम द्रव्यमान तथा 40 सेंटीमीटर त्रिज्या के खोखले सिलेंडर पर कोई नगण्य द्रव्यमान की रस्सी लपेटी गई है। खोखला सिलेंडर है बेटा। यदि रस्सी को 30 न्यूटन बल से खींचा जाए तो सिलेंडर का कोणीय त्वरण क्या होगा? रस्सी का रैखिक त्वरण क्या है? यह मानिए कि कोई फिसलन नहीं है, मतलब फिसल कोई नहीं रहा है। 3 किलोग्राम द्रव्यमान 40 सेंटीमीटर त्रिज्या का खोखला। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि कुछ ऐसी स्थिति है बेटा, ऐसे मान लीजिए ये सिलेंडर है खोखला यूँ, और यहाँ ये लगा रखा है हमने ऐसे, ये स्टैंड है, इस स्टैंड पे हमने ऐसे लगा रखा है यूँ, और इस पर कोई रस्सी लगा के हम 30 न्यूटन का बल लगा रहे हैं ऐसे, और ये इसकी त्रिज्या है यूँ। तो खोखले पेलन का जड़त्व आघूर्ण क्या लिख दिया पहले, क्योंकि सबसे पहले तो बेटा वही पता करना पड़ेगा ना। खोखले बेलन का आई कितना होता है बेटा? mr² होता है। केंद्र के परिधि तक कितना होता है? क्योंकि ऐसे घूमेगा ना यूँ ऐसे। अच्छा अब देखते हैं बल आघूर्ण। बल आघूर्ण कितना होगा? क्योंकि बल लगा है ना तो घुमाएगा ना इसको, यहाँ से ऐसे घुमाएगा इस तरफ को। तो बल क्या है? 30 न्यूटन। त्रिज्या कितनी है? r, तो 30 गुना r हो गया बेटा। होता क्या है? I गुना अल्फा कोणीय त्वरण। भाई कोणीय त्वरण भी तो घूमेगा ना, ये कोणीय त्वरण हो गया ऐसे। अच्छा अब 30r, r कितना है? r है बेटा 0.4 मीटर में लगा ना, 40 सेंटीमीटर है ना। अच्छा I क्या है? m 0.4 का स्क्वायर। ये देख बेटा mr² है, अल्फा अपने आप आ जाएगा। अच्छा कितने किलो का है ये? 3 किलो का है। तो m का मान कितना है?
3 किलो। तो बेटा पहले तो एक 4 काट ले यहाँ से, 30, 3 किलो, एक 4 बच गया, 0.4 1 बच गया अल्फ़ा। इसको बेटा 10 कर ले ऐसे, 10 है ना। तो अल्फ़ा आ गया 10/0.4, 0 बढ़ा ले इसे हटा ले, ये आ गया 25 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। क्या आ गया? कोणीय त्वरण। ये कोणीय त्वरण है। अच्छा अब यहीं से निकल जाएगा रेखीय त्वरण। रेखीय त्वरण ये क्या होता है? ये होता है बेटा अल्फा आर, अल्फा आर। हाँ तो ये अल्फा कितना है? 25, आर कितना है? 0.4। तो ये हो गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब ए होता है अल्फा आर। जब कोई फिसलन ना हो, कोई स्लिप ना हो रहा हो, लॉटनिक गति वाली जो कहानी होती है ना, लॉटनिक गति पढ़ी थी हमने। लॉटनिक गति में क्या होता है? ए होता है अल्फा आर, वी होता है ओमेगा आर। लॉटनिक गति की 2 शर्तों को ध्यान रखना हमेशा। सामान्य अर्थ में देखो, दोनों लिख के दे दूं फिर से। वी होता है ओमेगा आर, ए होता है अल्फा आर। बेटा ये ध्यान रखना दोनों। चलो खत्म कहानी। एक था राजा, एक थी रानी, हाँ? और हो गई ये खत्म कहानी। शाबाश। ये कहते हैं दोनों मर गए, खत्म कहानी। नहीं बेटा, वो मरने मुरने वाली बात नहीं करनी, मारना वारना किसी को नहीं है। एक था राजा, एक था रानी, एक थी रानी, और हो गई खत्म कहानी। शाबाश। चलिए 14 नंबर हो गया, 14 फिनिश। शाबाश। ओके ओके शाबाश। चलो 15 नंबर में क्या करना है देखते हैं। 15 नंबर, किसी घूर्णक रोटर, पहले 15 नंबर लिख दो बेटा यहाँ पे ऐसे। किसी घूर्णक रोटर की 200 रेडियन प्रति सेकंड की एक समान कोणीय चाल बनाए रखने के लिए इंजन द्वारा 180 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण प्रेषित करना आवश्यक होता है। इंजन के लिए आवश्यक शक्ति ज्ञात कीजिए। मतलब बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। चलिए, तो घूर्णन गतिज ऊर्जा, रोटर की घूर्णन गतिज ऊर्जा के कितनी होती है बेटा? 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। कह रहा है ये गतिज ऊर्जा बनाए रखने के लिए बल आघूर्ण लगा के रखना पड़ता है। बड़ा बढ़िया सवाल है, क्योंकि घुमाना है ना बेटा। इंजन द्वारा रोटर या किसी तरीके से घुमा रहे हैं, ठीक। तो क्या करते हैं? शक्ति, पावर। शक्ति क्या होती है बेटा? शक्ति होती है dW/dt, या क्योंकि W क्या है? गतिज ऊर्जा बना के रखनी पड़ती, तो काम करना पड़ रहा है, तो ये भी कह सकते हैं dK/dt, क्योंकि यही चीज़ तो W है बेटा। कार्य भी तो यही है, और क्या है? ये कार्य करके रखना पड़ेगा, यही बात हो गई। तो इसका मतलब हो जाएगा, अब इसका समय के सापेक्ष अवकलन कर दें। 1/2 आई, ओमेगा की पावर कितनी? आई तो बेटा अचर है, इसका तो कुछ होना नहीं है। ओमेगा कोणीय चाल, तो 2 ओमेगा और d/dt, इसका ये कर दिया हमने अवकलन। 2 से 2 काट दिया बेटा, तो आई ओमेगा और d/dt ये आ गया। तो आई d/dt और ओमेगा को अलग कर दिया, तो आई अल्फा ओमेगा। आई अल्फा क्या होता है बेटा? बल आघूर्ण ओमेगा। तो कितना बल आघूर्ण लगा के रखना पड़ रहा है बताओ? कितना बल आघूर्ण लगा के रखना पड़ रहा है? बल आघूर्ण लगा के रखना पड़ रहा है 180 न्यूटन मीटर का, 180। और कितनी कोणीय चाल बना के रखनी पड़ रही बेटा? 200 रेडियन पर, है ना। तो कितना हो गया? ये आ गया 36,000 वाट। तो इसे क्या लिख सकते हैं? 36,000 किलोवाट। छोटे में क्या लिख? 36 kW, छोटे में लिख सकते हैं बेटा ऐसा। तो घूर्णन में दी गई शक्ति कितनी होती है? घूर्णन में दी गई शक्ति कितनी होती है बेटा? ये होती है, देखो, पावर, बल आघूर्ण गुणा कोणीय चाल। घूर्णन में दी गई शक्ति होती है
इसका फार्मूला याद रखना बेटा, शाबाश। चलिए आगे चलते हैं, कैसे बना वो हमने देख ही लिया। ओके